नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत के रक्षक। मैंने कई सारे इंटरव्यूज किए, उसमें तमाम आला अफसरानों के इंटरव्यू किए, आप लोगों को कई सारी चीजें बताई। लेकिन आज का मुद्दा है तो भारत के रक्षक से रिलेटेड, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत का एक जो नौजवान होता है वो कैसे बनता है भारत का रक्षक। आज मेरे इस शो में मेरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यवीर कटारा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके पास रिक्रूटमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। थैंक यू। सर, हम तमाम तरीके की चीज़ें देखते हैं पुलिस विभाग में कि किस तरीके से पुलिस काम करती है। हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी देखा है, हमने थाने की पुलिस भी देखी है, किस तरीके से सेल, क्राइम ब्रांच, ये सब लोग काम करते हैं। लेकिन सबसे पहली प्रथम सीढ़ी होती है रिक्रूटमेंट्स की। रिक्रूटमेंट्स के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो एक जो बच्चा होता है जब सपना देखता है और उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करता है, वो बेसिक प्रोसीजर क्या होता है? दिल्ली में एक्चुअली जो रिक्रूटमेंट है वो एक रिक्रूटमेंट सेल करता है जी वो दो जगह उसका ऑफिस है जी जो एक है एनपीएल में, न्यू पुलिस लाइंस में जी और एक है उसका जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वो पुलिस हेडक्वार्टर करता है। जी तो जो ग्राउंड पे काम करता है, जी ग्राउंड पे काम करने वाला न्यू पुलिस लाइंस में है, जी जो ग्राउंड पर काम करते हैं। जी दिल्ली पुलिस का जो रिक्रूटमेंट में हम इंस्पेक्टर्स से नीचे लगभग सभी पोस्टों का रिक्रूटमेंट करते हैं, जी जिसमें कि 4th क्लास के लोग हैं, जिसमें जी कि एमटीएस है, अब तो क्लास 3 हो गए हैं सब लोग, जी और कांस्टेबल हैं, जी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं, जी सब इंस्पेक्टर्स हैं, जी और ये जितनी बार पोस्ट हैं और जी बहुत सारी वेरियस पोस्ट हैं जिसमें कंप्यूटर के लोग होते हैं, जी जिसमें जो आइसोलेटेड पोस्ट हैं, 100 के आसपास आइसोलेटेड पोस्ट हैं, जी उन सब का हम रिक्रूटमेंट करते हैं। जी इसका एक्चुअली दो तरह से हम रिक्रूटमेंट करते हैं। पहला उसका स्टेज है कि एक हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं जी कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जब हम कांस्टेबल्स का कर रहे थे तो उसमें लगभग 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जी 8000 पोस्ट के लिए 32 लाख। जी अब 32 लाखों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, जी तो हम क्या करते हैं, पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेते हैं, जी उसको एसएससी करती है, जी वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जी तो उसमें हम शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। जी तो उन्होंने एग्जाम लिया, पूरे देश पे एग्जाम हुआ, जी उसके लिए हमने दिल्ली पुलिस से भी लोगों को डिप्लॉय किया था हर एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। जी वो स्क्रीनिंग करके हमको जितनी रिक्वायरमेंट होती है जी उसका जो भी नंबर होता है, जैसे 8000 की वैकेंसीज थी तो हमने कहा कि भाई आप 12000 दे दीजिए, 12 गुना दे दीजिए, जी तो उन्होंने 90000 लोग हमको दे दिए, जी 90000 लोग। जी अब 90000 लोग जो हमारे पास आए, अब उनका हम पीएमटी कराएंगे, जो फिजिकल जो टेस्ट है, जी उसके बाद जो पीएमटी कराने के बाद फिर हमको जो आदमी पीएमटी में पास हो जाएंगे जी उनका हम भेज देंगे एसएससी के पास जी कि भाई इतने आदमी थे, हाँ, इतने पीएमटी में पास हो गए। जी इंसिडेंटली पिछले जो हमारा रिक्रूटमेंट था उसमें तो पीएमटी में काफ़ी लोग फेल हो गए थे, जी तो उसको हम कह देंगे कि भाई अब आप हमको रिजल्ट दे दो। तो यहाँ सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आपका पीएमटी टेस्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट होता है हमारा, उसमें एक तो रनिंग होती है, सबसे मेन तो रनिंग होती है। जी रनिंग में अगर कोई आदमी पास हो जाता है तो फिर वो आगे बढ़ता है, अच्छा, सेकंड रनिंग, स्टेज में हाँ, जाता है। सेकंड स्टेज में जाता है। रनिंग के बाद फिर वो लॉन्ग जंप में जाता है, जी लॉन्ग जंप के बाद फिर वो हाई जंप में जाता है, जी हाई जंप के बाद फिर उसका चेस्ट और वो मेजरमेंट होता है। जी तो ये जो टोटल तो इसमें 3-4 चीज़ें आ गई, आपकी रनिंग आ गई मेन, जी हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट आ गई, जी तो कुछ आदमी तो रनिंग में निकल गए, जी कुछ हाइट और चेस्ट में निकल गए, जी फिर लॉन्ग जंप हुई और हाई जंप हुई, कुछ जी। उसमें निकल गए। तो ऐसे करके जो पीएमटी जो टेस्ट हुआ उसमें जितने लोगों ने पास किया, अच्छा, इसको भी प्रोसेस है, इसमें भी कंप्यूटराइज प्रोसेस है। जी, और ये इसी बात पर मैं आना चाह रही थी, क्योंकि मैंने ये देखा है ऑल ओवर इंडिया हम लोग कवरेज करते हैं और मैंने डिफरेंट स्टेट पुलिस के इंटरव्यू भी लिए हैं, कवरेज भी करी है, तो उसमें ये चीज आती है कि कई बार भर्ती घोटाला आपने भी सुर्खियों में सुना होगा। लेकिन जब बात आ जाती है दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट सेल को काफी अप्रिशिएट करा जाता है और एमएचए के द्वारा भी जो है इस चीज को काफी अप्रिशिएट किया गया है। तो ऐसा कौन सा तरीका है आपके पास जो इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इसमें रहती है, और क्या सेट स्टैंडर्ड्स हैं आपके, क्या प्रोसीजर्स को आप अपनाते हैं? एक्चुअली दिल्ली पुलिस का जो 2 स्टेजेस हैं जी जिसमें कि कोई घोटाला होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जी पहला है एसएससी का टेस्ट। जी
एसएससी का टेस्ट होता तो पूरे देश में है, जी लेकिन जो टोटल टीसीएस है, जी। जो कंपनी करती है, जी अच्छा, अब टीसीएस को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जी जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो एसएससी इंस्ट्रक्शंस देती है, जी उसके ग्राउंड पे उसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है जी वो बड़ा फुल प्रूफ होता है। जी तो वहां तो आपको छटनी हो गई, जी छटनी होकर फिर हमारे यहाँ आ गए। जी अब दूसरा स्टेज हमारा का पीएमटी का आ गया। जी पीएमटी में भी संभावना होती है कि भाई जिसको आप फेवर करते हैं उसको कर जी सकते हैं, जी लेकिन ये भी सब कंप्यूटराइज्ड है और पूरे की वीडियो स्क्रीनिंग होती है, जी पूरे की वीडियोग्राफी हो जाती है। जी अब कोई आदमी रनिंग है, जी रनिंग कर रहा है, जी तो रनिंग करते करते एक आरएफआईडी का सिस्टम होता है। अब मालूम पड़ा कि वो आदमी अगर 0.1 सेकंड से भी अगर डिले हो गया तो जी। आरआईडी उसको रिजेक्ट कर देता है। तो उसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका, जैसे ही आप रनिंग करके आए आपको चिप दी जाती है, चिप देने के बाद रनिंग करते हैं और आप टोटल 1 सेकंड भी डिले हो गए आप सिस्टम के, तो आपको वो निकाल देगा। तो इसमें मेन जो ह्यूमन इंटरवेंशन तो है ही नहीं। जी अब आप हाइट में गए और चेस्ट में गए, वो भी आपको मेजरमेंट कंप्यूटराइज्ड ही होगा, जी तो वहां भी आपका ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो आप ये नहीं कहते किसी ने कम नाप लिया कि ज्यादा नाप लिया। जी ऐसे ही जितना बार है जो भी प्रोसेस होती हैं उन सब का वीडियोग्राफी होती है। तो इसमें ह्यूमन जो टच है ना वो बहुत कम होता है, और फिर जो सुपरविजन है जी वो बहुत स्ट्रांग होता है। जी जो स्टाफ लगाया जाता है वो वेल ट्रेंड होता है। फिर लेयर्स बहुत हैं, कांस्टेबल है, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल, मतलब ऐसा नहीं है किसी एक आदमी पे आप नहीं छोड़ सकते। इसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो वेरियस स्टेजेस पे वेरियस स्टेजेस पे उसकी सुपरविजन करते हैं। जी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैं रिक्रूटमेंट में हूं, जी पर जो पीएमटी है वो मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सुपरवाइज करूंगा। जी वो हमारे सीपी साहब जो हैं वो दूसरा एक टीम बनाएंगे कि भाई पीएमटी मैं नहीं कर सकता, जी वो दूसरी टीम करेगी जी कि भाई ये आदमी पीएमटी करेंगे। जी। फिर पीएमटी के बाद तीसरा प्रोसेस होगा, ये आदमी मेडिकल कराएंगे। मतलब कुल मिला के अगर बात ये करी जाए कि रिक्रूटमेंट में भी जो एक एक स्टेज है सबके लिए अलग अलग यूनिट्स डिप्लॉयड है, अलग अलग ऑफिसर्स डिप्लॉयड है हाँ, उस चीज के लिए। अलग अलग ऑफिसर, और जो द बेस्ट ऑफिसर्स हैं जी हमारे सीपी साहब ने बेस्ट ऑफिसर्स को रिक्रूटमेंट में, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रायोरिटी रहती है जी डिपार्टमेंट में। रिक्रूटमेंट का क्या स्थान है वो एक अलग मैटर है, जी लेकिन जो टॉप ब्रास है, जी टॉप ब्रास की तो प्रायोरिटी है, जी क्योंकि इस पे तो बहुत सारे हंगामा मच जाता है। जी 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 उत्तर जी। प्रदेश में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, वहां सर इलेक्शन उत्तर से पहले हो प्रदेश से गया बात तो करेंगे आप या फिर आप बात करें साउथ की, इवन अगर आप छोटी सी जगह का पौंडीचेरी का भी जिक्र करें तो मतलब भर्ती घोटाला, रिक्रूटमेंट घोटाला एकदम से हाइक रहता है और इसमें तमाम तरीके की कई बारी चीजें सुनने को मिलती है और कई जो होते हैं लाइजनर्स वो उसमें खेल भी करने का कोशिश करते हैं। कई बार कई मासूम लोगों को ठग भी लिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि 2 लाख 3 लाख आप दीजिए और आपका भर्ती करा देंगे। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी अभी आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे पारदर्शिता इतनी है कि लाइजनर्स की भी लगाम कसी जाएगी इस पे। वो 2-3 लाख में नहीं होता, ये तो जी बड़ा बड़ा गेम होता है। जी ये जी 2-3 लाख में कोई नौकरी नहीं देता, 10-15-20 लाख मानिए आप, जी जी लोग जी देने को तैयार हो जाते हैं। जी हमारे यहाँ जो है ना कि हमारे यहाँ कोई भी एक आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे जी यहाँ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली पुलिस का। जी जी और तभी हमारा जो रिक्रूटमेंट है बहुत सक्सेसफुली होता है। हर एक स्टेज पे अलग आदमी है, हर एक हेड है, वो अकेला उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जी उसके ऊपर भी 2-3 आदमी सुपरविजन करते हैं जी। और ओवरऑल सीपी साहब सुपरविजन करते हैं। लेकिन सर कई बार प्रोफेशनल हैजर्ड्स के केसेस भी आते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ इस तरीके की चीज हो भी जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही ले लीजिए चाहे, क्योंकि और जिलों में हमने देखा है कि गड़बड़ धांधलेबाजी होती है। अगर दिल्ली पुलिस के संज्ञान में ये चीज आ जाती है आप वरिष्ठगणों के आगे कि इस तरीके की चीज हुई है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं और उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष जिसने ये घोटाला किया है किस तरीके की सख्त विभागीय कार्रवाई होती है? वो एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जी कर ही नहीं सकता। जी एक कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी ले ले। जी हमारे यहाँ जो स्टेजेस हैं ना दिल्ली पुलिस में, वो स्टेजेस बहुत डिफरेंट हैं जी और बड़े फुल प्रूफ हैं, जिसकी की संभावना दिल्ली पुलिस में तो मैं नहीं मानता कि हो सकती है। तो मतलब हमें ये कहना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान की जो पुलिस और रिक्रूटमेंट सेल है, रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट है, उसको दिल्ली पुलिस के इस सारे पैटर्न को ऑप्ट करना चाहिए। वो एक्चुअली वो बिल्कुल पैटर्न को 100% ऑप्ट करना चाहिए, और इसमें ये देखना चाहिए कि एक कोई भी व्यक्ति इसको न देखे, जी सिस्टम देखे। जी
और यही हमारे एसीपी साहब ने कहा है कि भाई पूरा सिस्टम वो व्यक्तिगत रूप से सुपरवाइज करते हैं, और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुपरवाइज किया, और ताकि मतलब इतना हम 14-15 हजार लोग कितने भर्ती कर पाए। एक सर इशू आता है, ये तो सारा हमारा सिस्टम हो गया, रिक्रूटमेंट किस तरीके से हो रही है, डॉक्यूमेंटेशंस का आता है। कई बारी हमने देखा भी है कि ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो उनको एक प्रिविलेज मिलता है, जनरल कैटेगरी वालों का अलग सिस्टम होता है। इसमें जो है ना, आपके रिक्रूटमेंट में स्टार्टिंग से पहले कई बारी लोग जो है सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करते हैं, कई बारी इस तरीके की धांधलीबाजी होती है, और ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा आए हैं, सुर्खियां भी बनी हैं। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग कैसे होती है, और इस चीज़ को कैसे वेरीफाई किया जाता है कि अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो वो जेन्युइनली एससी कैंडिडेट है, कोई एसटी है, ओबीसी है, या जनरल कैटेगरी का है, तो वो जेन्युइनिटी को किस तरीके से आप लोग जो है वेरीफाई कराते हैं, चेक करते हैं? इसमें एक्चुअली एक आदमी दूसरे पर नजर रखता है। जी अगर कोई इस तरह का इश्यू आता है तो उसकी शिकायत जरूर आ जाती है, जी और शिकायत पर कार्रवाई हो जाती है। जी फॉर एग्जाम्पल, पिछली बार क्या हुआ कि एक आदमी ऐसा रिक्रूट हो गया जो कि कलर ब्लाइंड था, ओके ड्राइवर, जी जो को नहीं होना चाहिए था। जी उसको मेडिकल में उसको नहीं पकड़ पाए किसी भी कारण से, जी उसकी किसी ने शिकायत कर दी। घर के ही लोग शिकायत कर देते हैं। जी जी चाचा है तो चाचा का लगा कर देगा, मामा का लगा कर देगा, फूफा का लगा कर देगा। जी उसका उठाया, टेस्ट कराया, टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस निकला, कलर ब्लाइंड होने का डिसमिस कर दी, सर्विस चला गया घर। जी तो कई चीजें ऐसी हैं कि उसमें आदमी आ सकता है, लेकिन जी। उसमें आप कब तक बचेंगे? जी, कई बार ह्यूमन एरर की शिकायत अगर आती आपने है। एससी का सर्टिफिकेट फर्जी ले लिया है, जी तो कोई एससी का ही आदमी आपको शिकायत कर देगा कि ये तो है ही नहीं, जी क्योंकि उसके गांव के होंगे, उसके आसपास के होंगे। जी तो ये संभावना दिल्ली पुलिस में तो हमने ऐसे केसेस नहीं देखे हैं। बहुत रेयर केसेस तो सब जगह आ सकते हैं। इतना बड़ा 94,000 आदमियों का फोर्स है ये, तो जी इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही, जी लेकिन ऐसी संभावना बहुत ही कम है। और फिर अगर डिटेक्ट होती है तो दंड मिलता है। सर, मेरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जब दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट की बात आती है और स्पेशली जब आपकी बात आती है, तो आपके ही जूनियर्स का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा सख्त है, नज़र पे नज़र रखते हैं। भले ही आप रिक्रूटमेंट सेल को हेड कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इंटेलिजेंस है और इन्फॉर्मेशंस हैं वो बड़ी मुस्तैद रहती हैं। तो आपके जूनियर्स भी कई चीज़ों का खौफ खाते हैं आपसे, इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली खौफ नहीं खाते हैं, वो अवेलेबल रहते हैं, चीज़ों को सही ढंग से करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो मतलब कहीं हम देखिए, रिक्रूटमेंट के मामले में हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। सर, कई बारी प्रोफेशनल हैजर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और कई बार कई सिचुएशंस में मैंने ये भी देखा है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। क्या कभी पॉलिटिकल प्रेशर का भी सामना करना पड़ा है आपको? नहीं, वो तो 1% भी नहीं। कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता ही नहीं है रिक्रूटमेंट में। अब तो कोई नहीं होता कहीं भी, क्योंकि कोई अगर करना भी चाहे तो भी पॉसिबल नहीं है। और सब लोग जानते हैं कि अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट है। वो कहीं भी पॉलिटिकल प्रेशर का, अगर कोई कहीं गड़बड़ी भी हुई होगी बाय स्टेट, मतलब जहाँ भी पेपर लीक हुए, जहाँ भी कोई हाँ जी। इंसिडेंट हुआ, वहाँ भी पॉलिटिकल की वजह से नहीं हुआ। जी वहाँ भी पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। जी। वो इंटरनल जो एक माफिया था, पेपर माफिया, जी, उसने काम किया। वहाँ भी पॉलिटिकल मैं प्रेशर इसी नहीं था। मुद्दे पर अब आ रही वहाँ थी। भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, जी। माफिया था वहाँ। जी और उस माफिया को पॉलिटिकल प्रेशर कहीं नहीं था। जी अब कोई आदमी किसी के साथ गया, फोटो खिंचा लिया, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। माफियागिरी, माफिया तो हर फील्ड में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो शिक्षा के सौदागर हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज के सौदागर हैं, जो इस तरीके के लोगों से चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस तरीके के पेपर माफिया जो इन एग्जाम्स के स्कैम्स को अंजाम देते हैं, इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, और ऐसा आपके कार्यकाल में किस तरीके के केसेस आपके सामने आए हैं? दिल्ली पुलिस में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कोई, कि दिल्ली पुलिस में कोई माफिया जैसा कोई चीज़ नहीं है। जी और दिल्ली पुलिस में रिक्रूटमेंट का क्योंकि प्रोसेस एक नहीं है, इसलिए माफिया पॉसिबल नहीं है। जी माफिया तो ठेका लेता है ना जी, कि मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा। अब जी। यहाँ तो किसी भी स्टेज पे बाहर हो जाएगा। मालूम पड़ा कि वो आपके मेडिकल में निकल गया, जी तो दिल्ली पुलिस में तो ये पॉसिबल नहीं है। और सर, वहाँ पर भी कई स्टेट्स की बात कर रही हूँ मैं, जहां पर पर्टिकुलरली इन एग्जाम से रिलेटेड जो आपका पेपर स्कैम माफिया है वो काफी एक्टिवली काम करता है, और विक्टिम्स इसमें बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब वो खुलने भी तो लगा है ना मैम। जी आप ये भी देखिए कि अगर पेपर माफिया ने कोई एक्ट किया तो किसी न किसी लेवल पे वो ओपन हो गया। जी तो अब सिस्टम में, पूरे सिस्टम में घुस पाना बहुत मुश्किल काम हो गया है जी माफिया का भी। जी
क्योंकि उन वहाँ भी बाकी स्टेट्स में भी उनको बहुत मुश्किल आने लगी है, तो इतना आसान नहीं है कि सब कुछ काम वो कर लें। क्या और नई टेक्नोलॉजीज को आप लोग ऑप्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ही क्लियर ट्रांसपेरेंसी रहे, सब कुछ कंप्यूटराइज रहे, और जो आपका बोलते हैं मॉनिटरिंग आपके द्वारा की जाए? इसके लिए क्या और भी नई चीज़ों का आप जो टेक्नोलॉजी है उसको ऑप्ट कर रहे हैं? हम मैम ऑलरेडी ही इन चीज़ों को कर रहे हैं, जी। ऑलरेडी इन चीज़ों को कर पा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और जो आपका जो फिंगरप्रिंट्स का भी हम जो इस्तेमाल करते हैं, पूरा सब कुछ फ़ोटो लेते हैं इंडिविजुअल आदमी का। इतने स्टेजेस पे तो पार करना, बस इसमें क्लैरिटी ही आएगी अब तो। लेकिन सर एआई सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसके फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक इंसान जो है, पहले का सिस्टम इस तरीके से होता था कि मशीन इंसान के हिसाब से चलती थी, और अब वो युग आता जा रहा है कि इंसान जो है मशीन के हिसाब से चलने लग गया है। सब चीज़ों के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। इसमें भी तो मुझे लगता है कि अगर इसको बेटरमेंट के लिए लिया जाए तो अच्छा भी किया जा सकता है, जी। और उसमें जो उसके लूप होल्स हैं उसको अब आपको गैप को भरते रहना पड़ता है। जी। गैप भरते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो दिल्ली पुलिस में जिस तरीके की रिक्रूटमेंट हुई है एज एन ऑफिसर, आपने क्या क्या तब्दीलियां देखी? हमारा जो तो टोटल जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 5 साल, क्या पिछले पिछले सालों में बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहा है। पूरे देश से लोगों ने हमने भरा है। पूरे देश के लोगों का हमारे यहाँ कॉस्मोपॉलिटन नेचर है। हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो वी आर सेटिस्फाइड पूरी विद इट। नेशनल इंटीग्रिटी देखने को मिलती है। हाँ, वी आर सेटिस्फाइड विद इट। ये सेटिस्फाइड। तो सर ये जो चरण होते हैं अंतिम चरण तक कि फाइनली अब आपने सेलेक्ट कर लिया है, और कितनी स्टेजेस होती हैं? सेलेक्ट होने के बाद फिर उनको हम ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। जी। बड़ौदा कला में हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। जी। तो जैसे कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग 1 साल की होती है, जी। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 4 महीने की होती है, जी। ड्राइवर की 6 महीने की होती है। जी। तो ये उनको भी ट्रेनिंग कराते हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स कराते हैं। जी। ट्रेनिंग कराने के बाद फिर वो उनका अपना काम करना लोग शुरू स्टार्ट कर देते हैं। सर अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं? क्योंकि अब अगर मैं बात करूं तो पुलिसिंग जो है वो पहले की तरह नहीं रही है। बीपीआरएनडी भी अपने नए नए मॉड्यूल्स बनाती है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, क्राइम का नेचर बदल चुका है। जो पहले ट्रेडिशनल क्राइम था, अब वो सारा का सारा सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप देखिए डार्क वेब, डीप वेब इस तरीके से आ गया है। तो आप कांस्टेबल की भर्ती करते हैं, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, फिजिकल वर्क से ज़्यादा मेंटली भी स्मार्ट करना पड़ता है, बिकॉज आप हर जगह कहीं भी कोई क्राइम हो जाता है तो इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले कांस्टेबल्स और लोअर स्टाफ ही पहुंचता है। उसके बाद लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, एविडेंस कलेक्शन भी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान किन किन खास चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? आज के समय में देखिए, आप जहाँ तक आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जी। तो आज तो टेक्नोलॉजिकली सभी लोग साउंड हैं। जी। सभी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। छोटा बच्चा भी टेक्नोलॉजिकली साउंड है। जी। हो सकता है कि हमारे घरों में जो हमारा बेटा, मेरा बेटा है, वो मेरे से भी ज़्यादा साउंड है। जी। 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 ठीक है, और उससे भी ज़्यादा साउंड होगा वो 14 साल का जो कोई बच्चा घर के पास होगा। जी। 3-3 4 साल के बच्चे भी आज मोबाइल और सेट करके सब कुछ देख लेते हैं। तो जी। ये हमारे लोग आज भी सोसाइटी के ही पार्ट हैं। जी। ये भी सोसाइटी में ही आते हैं सब लोग। जी। और सभी लोग आने सबके, अब तो गाँव में भी घर घर मोबाइल्स हैं। तो जी। टेक्नोलॉजिकली तो ये लोग एडवांस्ड ही हैं। टेक्नोलॉजिकली में चीज़ें आती हैं ज़्यादातर। और जी। बहुत सारे अब जो नए लोगों में आए हैं तो बहुत सारे तो कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं, और जो भी थोड़ा बहुत है फिर हम सिखाते भी हैं। जी। कंप्यूटर की नॉलेज भी देते हैं जी। उनको, साइबर क्राइम की भी नॉलेज। सभी वहाँ जाते हैं तो सभी लोगों की ट्रेनिंग देते हैं लोग, सभी तरह की काफी ट्रेनिंग देते हैं। कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, तब एक जवान तैयार होता है। तो वो बहुत कड़ा प्रशिक्षण कैसे कैसे आप करते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि एक जो बच्चा अपने घर से आता है, ये सारी स्टेजेस को पार करता है, और उसके बाद आप उसको फौलाद बना देते हैं। तभी चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश पड़ रही हो, हमने देखा है सड़क पर मुस्तैदी से तैनात अपनी ड्यूटी को करते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो। तो क्या कितनी टफ ट्रेनिंग होती है उन लोगों की? सुबह 6 बजे से लेके रात तक इनसे वहाँ ट्रेनिंग का शेड्यूल और पढ़ाई का शेड्यूल ही होता है। जी। इसमें बीच में जो टाइम है खाना खाने का और जी। रात को सोने के अलावा, ये पूरे दिन ट्रेनिंग ही करते रहते हैं वो। जी। पढ़ाई लिखाई का शेड्यूल बदल गया है, जी। उसको आप मत कीजिए कि वो तो पुरानी चल रहा है। जी। जो फिजिकल ट्रेनिंग है जी। वो पुरानी ही है। ऐसा क्या मोटिवेट करेंगे आप मेरी जनता को कि उनका जो एक आकर्षण है वो और ज़्यादा बढ़े, और भारत के रक्षक बनने के लिए वो जो है उनकी इच्छा जागृत हो?
बिल्कुल। देखो, ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। और जब आप एक बार पुलिस में आते हैं या आप आर्मी में जाते हैं तो जी आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। जी तो लोगों को आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। देखो, नौकरी लगना इतना आसान नहीं है। जी आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया 8,000 आदमी थे, 32 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 18 लाख लोग बैठे। जी 18 लाख लोग बैठे उसमें, 18 लाख लोगों में से 8,000 लेने थे। कंपटीशन बहुत है, फाइट जी बहुत है, लेकिन संघर्ष करेंगे तो हर चीज में कंपटीशन है। आज के समय में तो आसान कुछ भी नहीं है। जी। और यहाँ पर एक सर, जिस हिसाब से भाई आपके जूनियर्स आपके डिसिप्लिन की तारीफ करते हैं और आपसे डरते भी हैं, तो एक खौफ तो माफिया के लिए भी होना ही चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे व्यूअर्स सारे ही हैं और कहीं ना कहीं किसी कोने में कोई ना कोई माफिया जो है, जो पेपर लीक स्कैम में इन्वॉल्व है, वो भी देख रहा होगा। तो ऐसे माफियाओं को किस तरीके से आप जो है मैसेज कन्वे करेंगे और डोज देंगे कि ताकि वो जुर्म की दुनिया से दूर हो जाए? दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं बच सकता। दिल्ली पुलिस का इतनी वेल ट्रेंड है, हमारे पास जो पूरा सिस्टम है, कि इससे कोई बच हो सकता है कि आज वो ना पकड़े, लेकिन वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा कोई भी आदमी। तो दिल्ली के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि आदमी को दिल्ली के बारे में थोड़ा सोच समझ के देखना चाहिए। यहाँ क्राइम करने से बचना। यहाँ देखिए, दिल्ली में आपने किसी तरह की माफियागिरी नहीं देखी। अगर कोई डॉन टाइप का तो दिल्ली में नहीं है, जी दिल्ली की जेल में है। वो ठीक है, वो तो ठीक है जेल में, लेकिन जी। दिल्ली में डॉनगिरी नहीं होती। दिल्ली से बाहर कहीं भी आप कीजिए। जरा गौर से सुनिएगा, जो सपने देख रहे हैं उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। किसी स्कैमस्टर के ग्रिप में मत आइए। पेपर लीक के जो स्कैम्स होते हैं और जो लोग इस चीज में लिप्त हैं, जरा आप लोग भी गौर से सुनिए कि सूनर और लेटर आप गिरफ्त में आ ही जाएंगे। मेरे साथ एक बार रिक्रूटमेंट बोर्ड के हर भारत के रक्षक को बोलिए, जय हिंद, जय भारत।